सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्ब्स लॉ, है ना। तो हम लोग डिस्कस किए हुए थे जब वैक्यूम और एयर में, अगर एयर में पूछा जाए आपसे कोलम्बियन फोर्स कितना होगा, है ना, कितना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का, जिसको हम नाम दिए हुए थे। तो क्या बताए हुए थे आप कि के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना, जहाँ पे आर सेपरेशन था, है ना, दो चार्जों के बीच का। ठीक है, और ये वैलिड किसके लिए था? पॉइंट चार्ज के लिए, है ना। आज हम बात करने क्या जा रहे हैं, अगर किसी अदर मीडियम में हो, है ना, वैक्यूम और एयर के अलावा अदर मीडियम हो, तब कितना फोर्स आएगा, है ना, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए, हेडिंग दीजिए कूलॉम्ब कूलॉम्ब्स लॉ, है ना, कूलॉम्ब्स लॉ इन अदर मीडियम, इन अदर मीडियम। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज कि दो हमारा चार्ज है ना, एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, है ना, और दोनों के बीच का सेपरेशन हमारा कितना, R। ठीक है, R हमारा क्या है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको किसी भी मीडियम में इस चार्ज को डाल दूँ, है ना, जैसे कि मान लो अगर मैं वाटर में डालता हूँ, है ना, तो ये क्या करेगा कि अगर ये प्लस Q चार्ज है तो वाटर में जितने भी नेगेटिव आयंस है ना, उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, है ना। मतलब मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से इधर नेगेटिव आयंस आ जाएगा, इधर पॉजिटिव, है ना। फिर अगर मैं दूसरा दिखाऊं आपको तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव इसके पास अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फिर यहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं थर्ड आपको दिखाऊं तो क्या होगा, इस तरीके से ये कंटिन्यूअस चलते जाएगा, है ना। देखो, ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्या करेगा, डाइपोल क्रिएट कर देगा, है ना। प्लस माइनस क्या करता है, डाइपोल क्रिएट कर देता है। सेम फिनोमेना यहाँ भी होगा, है ना, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम फिनोमेना होगा। आप यहाँ पे दिखा सकते हो इससे, है ना, आप यहाँ पे भी डाइपोल को दिखा सकते हो। ठीक है, मैंने इसको भी दिखा दिया। ठीक है ना। अब देखो ये क्या होगा, हमारा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, है ना, और ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। तो यहाँ पे भी क्या होगा, डाइपोल इस तरीके से क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, है ना, कितना होगा F, तो आप क्या बोलोगे वहाँ पे? तो हम लोग क्या बोलते हुए थे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दूसरे मीडियम में रखने के कारण फोर्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कितना होगा, तो मैं क्या बोलूँगा, के डैश Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना फोर्स हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब अब मैं बात करता हूँ के डैश का, है ना, क्योंकि ये के डैश वहाँ पे मैं के को क्या लिखा था, 1/4πε0, है ना। अब मैं यहाँ पे अगर के का बात करूँ तो के कितना हो जाएगा, के डैश कितना हो जाएगा, ये देखो आप क्या हो जाएगा, ये जो होगा मेरा के का वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो Q1 Q2 बाई कितना, 4πε r², है ना, वहाँ पे हमारा होता था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा इस चीज़ को तो के डैश इक्वल्स टू कितना लिखूँगा, ये देखो, के डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4πε, है ना, 1/4πε।
और यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू मुझे लिखना पड़ेगा, है ना। एप्सिलॉन, है ना, क्योंकि एप्सिलॉन क्या होगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीडियम, है ना, चेंज हो गया। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम चेंज होने से के का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम चेंज होने से क्या होगा, के का वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ER, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी को, है ना। परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। ER क्या है यहाँ पे, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, हमको नहीं लग रहा है यहाँ तक कोई डाउट होगा आपको, है ना। तो इस तरीके से हम रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करते हैं। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। के डैश इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम चेंज हो गया, जिसके कारण फोर्स का वैल्यू चेंज हो गया, है ना, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि परमिटिविटी का यूनिट बताओ, क्या बताओगे यूनिट, देखो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम दोनों सेम है, तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, यूनिट लेस, यूनिट लेस, है ना। इसको क्या बोल सकता हूँ, यूनिट लेस। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई, अगर यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना। उसके बाद उसके बाद मैं क्या अगर आपसे पूछूं कि बताओ वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी ER का वैल्यू आप क्या बोलोगे, 81, है ना। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछते कोई कि बताओ रिलेटिव परमिटिविटी अगर किसी का ग्रेटर देन 1 है ना, ER अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो तो ER, अच्छा ये क्या होता है, सॉरी, ER ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, या तो 1 के इक्वल या 1 से बड़ा, है ना, कभी भी छोटा 1 से नहीं हो सकता, है ना। तो अगर मैं मेटल के लिए बात करूँ तो मेटल के लिए क्या बोलोगे आप, मेटल के लिए, तो मेटल के लिए क्या होता है, ER का वैल्यू इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा देखो अगर ये बात होता है E इज ग्रेटर देन E नॉट, है ना, E इज ग्रेटर देन E नॉट, है ना। ये क्या है हमारा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये पोलराइज्ड हो जाएगा, है ना। जैसे कि अभी मैं दिखाया हुआ था आपको, उस कंडीशन में क्या होगा, ये पोलराइज्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको इसका यूनिट याद रख सकते हो, यूनिट क्या होता है, ई का अगर मैं यूनिट लिखूँ तो ये कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं याद रखना, मोटा मोटी आपको क्या याद रखना है, एक तो फोर्स जब मैं किसी भी दूसरे मीडियम में रखूँगा तो क्या लिखूँगा, के डैश Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के डैश कितना होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ मीडियम चेंज हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चेंज होगा, कितना हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। तो मैं डायरेक्ट एप्सिलॉन
इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट इंटू ई आर, है ना, ई नॉट इंटू ई आर आप वहाँ पे पुट कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा, है ना। मेटल के लिए कितना होता है, मेटल के लिए आप ई आर का वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी का क्या बोलोगे, इन्फिनिटी। वाटर के लिए 81, बस इतना याद रखना है आपको, और इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है ना। यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, बस, है ना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अब क्या कैलकुलेट करूँ, और अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ के का वैल्यू, है ना, देखो आप एक बार फोर्स को लिख देता हूँ आपको इसके फॉर्म में, है ना। तो के डैश Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फोर्स था। मैं यहाँ पे के डैश का वैल्यू पुट करूँगा Q1 Q2 बाई, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। एप्सिलॉन नॉट की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ वहाँ से, ई नॉट इंटू ई आर, ये बात मैं लिख सकता हूँ, है ना, इंटू आर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, फोर्स इन अदर मीडियम, है ना। किसी भी मीडियम में आप इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इजीली लिख सकते हो, है ना। के डैश का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे साइड में अगर लिखना है तो आप इसको भी लिख सकते हो, के डैश इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर, है ना, ई आर, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, के डैश इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन ई आर, है ना। ये बात आप डायरेक्ट लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ई आर को हम लोग क्या बोलते हैं, ई आर का एक दूसरा भी नाम होता है, क्या नाम होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। आगे चल के ये पढ़ना है आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत यूज में आएगा, ठीक है। इसको हम दूसरा इस नाम से भी जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब भी आपको के डैश निकालना हो किसी भी मीडियम में, 9 इंटू 10⁹ अपॉन ये रिलेटिव, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, या दूसरा नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। 9 इंटू 10⁹ को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू से आप डिवाइड कर दो तो के डैश आ जाएगा, है ना, के डैश आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, दो चार्जेज है, एक चार्जेज कितना है 2 मिली कूलम और दूसरा -3 माइक्रो कूलम, दो चार्जेज है ना, एक प्लस है और माइनस है ना, और दोनों के बीच में सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। बताओ अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अगर दो अपोजिट चार्जेस हो, है ना, तो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। तो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन देम, है ना, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन देम, फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। क्या लिखूंगा फोर्स को, फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना, यही बात लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 कितना, Q1 का वैल्यू देखो 2 मिली कूलम, है ना, तो 2 इंटू मिली, 1 मिली इक्वल्स टू 10⁻⁻3, है ना, 10⁻⁻3 कूलम लिखूंगा, और माइक्रो इक्वल्स टू 10⁻⁻6, है ना। यहाँ पे देखो जब भी डायरेक्ट मैग्नीट्यूड मुझे लिखना होगा, मैं प्लस माइनस साइन को नहीं लिखूंगा, जब वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तब ये प्लस माइनस साइन को मुझे लिखना पड़ेगा, है ना। अभी मैं डायरेक्ट पुट करूँगा, प्लस माइनस साइन क्या बताता है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा,
एक मिनट, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, है ना। ठीक है, अब देखो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटू 3 × 10⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है 10, और मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻², इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, 9 × 10⁹ इंटू 3 × 6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁴। इतना हो जाएगा क्या। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 10⁻⁻⁻⁻⁹ और 9 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ 9 5 जा 9 6 जा 9 6 जा कितना हो जाएगा 54, है ना। और ये डबल जीरो ऊपर से जाएगा, ये कितना हो जाएगा न्यूटन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना होगा, है ना। ठीक, अब मैं कुछ दूसरा प्रॉब्लम लेता हूँ, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स minimum electrostatics force between two charges, two charge particles, two charge particles placed 5 centimeter in air, है ना। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो आप बोल रहा है फाइंड मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मिनिमम कितना होगा, है ना, बिटवीन टू चार्जेस पार्टिकल्स प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन एयर, दो चार्ज पार्टिकल प्लेस किया गया हुआ है ना। तो मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किस कंडीशन में आता है ना। मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अगर आपसे कोई पूछे, है ना, तो चार्ज मिनिमम कितना होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, है ना। तो मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज को क्या करूँगा, प्लेस करूँगा, है ना। यहाँ पे आप ले लो Q1, यहाँ पे Q2, ठीक है। और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इसके लिए मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पूछ रहा है ना, क्या लिखूँगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। आर कितना है 5 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ कि K का वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे 9 × 10⁹ है ना। चार्ज मिनिमम चार्ज कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, है ना। दोनों के लिए सेम होगा, और इसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ये बात हो जाएगा क्या। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 256, है ना, इंटू 10⁻38, है ना, अपॉन ये कितना हो जाएगा 25 × 10⁻⁴, है ना। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तब कितना आ जाएगा, देखो आप जब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 9 × 2.56 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन, ठीक है। तो इतना फोर्स यहाँ पे, है ना, मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है।
अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं ना, ये सब जितने भी थे सब अच्छे क्वेश्चन थे। देखो देखो क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, एक सर्किल है ना, क्वेश्चन है एक सर्किल है, ठीक है, और इसमें क्या है इसके सेंटर पे है ना, इसके सेंटर पे एक चार्ज को प्लेस कर दिया गया है ना। उसका कितना चार्ज है वो, प्लस क्यू है ना। चार्ज को सेंटर पे क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया है, फिक्स कर दिया है ना। और दूसरा चार्ज एक दूसरा चार्ज है ना, यहाँ पे क्या किया गया है, इसके पेरीफेरी पे फिक्स किया है ना, माइनस क्यू, और इसका मास कितना एम है ना। और वी वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, सर्किल के पेरीफेरी पे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, वी नॉट स्पीड से। तो पूछ रहा है कि ये वी नॉट स्पीड कितना होगा है ना, और इन दोनों के बीच का जो रेडियस है कितना है, आर है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है ना। अब देखो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा है ना। क्वेश्चन थोड़ा और लिख लेता हूँ, क्या बोल रहा है, फाइंड वी नॉट फॉर माइनस क्यू टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू। तो देखो आप यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो कैसा, इनवर्ड है ना, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है ना। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लिखूँ तो कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना होगा क्या है ना। और अगर ये सर्किल में ये मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स के है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में ए आर एक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, मास इंटू ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन। तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू मैं क्या लिखूँगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। तो मैं यहाँ पे टोटल वैल्यू अगर पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर एम है ना, इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी इक्वल्स टू रूट अंडर के Q1 Q2 बाई आर एम है ना, आर एम। ये हो जाएगा हमारा क्या, स्पीड है ना, स्पीड जो कि क्या करेगा, सर्किल में इतनी स्पीड से ये मूव करेगा है ना। यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा है ना, कैसे हो रहा है, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि एंगुलर स्पीड कितना होगा, क्या बोलोगे आप, एंगुलर स्पीड है ना। अगर ओमेगा का वैल्यू पूछ दे तो ओमेगा इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हो, वी नॉट बाई आर। तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, रूट अंडर के Q1 है ना, के क्यू बाई आर क्यू एम है ना। तो ये भी आप बता सकते हो। फिर उसके बाद आप अगर आपसे टाइम पीरियड पूछते हैं ना, टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन सर्किल टाइम कितना लगा, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हो, 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 पाई अंडर रूट आर क्यू एम बाई के क्यू है ना। इस तरीके से आप टाइम पीरियड भी बता सकते हो।
अगर फ्रीक्वेंसी आपसे कोई पूछते है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा 1 बाई टाइम पीरियड, है ना। तो क्या बोलोगे आप 1 बाई 2 पाई अंडर रूट के क्यू क्यू बाई आर क्यू एम, है ना। ये हो जाएगा हमारा क्या फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। इतने भी ये अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी था हमारा कूलॉम्स लॉ में, है ना, जब दूसरे मीडियम में इसको प्लेस करते हैं चार्ज को, तो इस तरीके से फोर्स एक्ट करता है ना। जब भी आपको लिखना हो क्या कांस्टेंट, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू के डैश का, तो आप लोग क्या लिखोगे के अपॉन ई आर, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आप डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा के डैश का वैल्यू। अब मैं थोड़ा सा एक और देख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। ये छोटा से एक और रह गया टॉपिक, ऐसा करूँगा मैं कल ही इसको ले लूँगा, है ना। तो फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग फिर इस पर प्रॉब्लम भी करवाना होगा। तो आई होप आज जितना किया हूँ उतना समझ में आया होगा, है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।